आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, डिटरमिनेंट्स। इसका कुछ सेक्शन पहले ही मैट्रिसेस में बताया जा चुका है, लेकिन वो मैट्रिसेस का ही पार्ट था जो डिटरमिनेंट के अंदर है। तो अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज बनानी है, ये वाला चैप्टर बनाना है, एक्चुअली हम लोग 4.2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 में जो भी चीज़ें दी गई हैं आप उसको पहले समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे जो लिंक आ रहा है वहाँ पे आप जाएं। हमारे चैनल पे वो एक वीडियो हमने बना के डाला है जहाँ पर आप बेसिक ऑफ डिटरमिनेंट्स आप समझ पाएंगे, तो उसको देख लें एक बार, उसके बाद आप यहाँ पर आएँ। सबसे पहले तो आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या चीज़ है। वहाँ पर इतनी बातें हमने नहीं की, वहाँ ब्रीफली बताया हमने। डिटरमिनेंट बेसिकली एक नंबर को बोला जाता है। डिटरमिनेंट एक ऐसा नंबर है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के थ्रू निकाला जाता है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। आप वहाँ पे भी देखेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ बस ब्रीफली बताएंगे कि जैसे ये 1 2 3 4 है, ये मैट्रिक्स मान लीजिए 1 2 3 4 है। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो ऐसे मॉड वाले साइन में इसको लिख दिया जाएगा नंबर्स को। और रूल क्या है, लेफ्ट अप माइनस लेफ्ट डाउन। उस वीडियो में देखेंगे आप, डिटेल वहाँ पे है थोड़ा सा। 4 माइनस 6 क्या होगा, -2। मतलब आपको लेफ्ट अप मल्टीप्लाई करना है माइनस लेफ्ट डाउन, तो 4 माइनस 6 क्या होगा, -2। तो डिटरमिनेंट इज ए नंबर। डिटरमिनेंट एक ऐसा नंबर है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के थ्रू निकाला जाता है, एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिटरमिनेंट, या ऑब्जेक्टिव में आ गया, क्योंकि इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 2 ऑब्जेक्टिव, एक 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का जो मैक्सिमम पॉसिबल चांसेस है वो 4.2 से आएगा, और ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है। तो डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकल सकता है। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से बात शुरू करेंगे। 4.1 में जो चीज़ें हैं वो वहाँ वीडियो में बता दी गई हैं। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले इस एक्सरसाइज को जैसे जैसे बता रहे हैं, जो जो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बोलेंगे आप पहले वही ट्राई कीजिए, क्योंकि इसको पढ़ने का एक अलग ही तरीका है। एक बार में पूरा एग्जाम्पल आप ना करें, पहले इजी से हार्ड की तरफ जाएंगे। पहले इजी वाले को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल में जो दिया होगा वो बनाना है, एक्सरसाइज में जो दिया होगा वो बनाना है, उसी टाइप का। फिर उसके बाद एग्जाम्पल में ही अगले टाइप पे आएंगे। और बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है जहाँ पे आपका थोड़ा दिमाग खर्च होगा, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। तो आपको हम बारी बारी से आज प्रॉपर्टीज बताते हैं, और उसके बाद अगले क्लास से प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आप पहले प्रॉपर्टीज को पढ़ें, उसको समझें और उसको याद रखें। सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं, स्टेटमेंट उतना लिखने में नहीं जा रहे हैं, वो तो बुक में लिखा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ डिक्टेट कर रहे हैं कि उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में, मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है और इस डिटरमिनेंट का ये रो है R1 है, ये R2 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो हमने क्या किया, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। हमने रो और कॉलम को क्या कर दिया, इंटरचेंज। मैंने रो की जगह कॉलम, कॉलम की जगह रो, और एक नया डिटरमिनेंट बना दिया, नाम रख दिया डेल्टा 1। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। प्रोसेस आपको सॉल्व करने का पता है, इसको करेंगे लेफ्ट अप माइनस लेफ्ट डाउन। 4 माइनस 6 रिजल्ट क्या होगा, -2। इसको भी बनाइए लेफ्ट अप माइनस लेफ्ट डाउन, रिजल्ट क्या आ रहा है, -2। तो यही बताना चाहते हैं कि डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, इससे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। हम जहां भी चाहें इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कहीं भी
रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे 1+2 को जरूरत पड़ने पर 2+1 लिखा जाए, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको प्रॉपर्टीज के थ्रू ही डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेगा। ये पहला प्रॉपर्टी है, एक्सपेक्ट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 के अंदर अभी हमने आपको जैसा बताया कि हमने पूरे रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 2 के अंदर आते हैं, उसमें हम ऐसा कर रहे हैं 1 2 3 4 ये डिटरमिनेंट है। इस बार हम सिर्फ कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करने वाले हैं एक दूसरे की जगह पर। इस बार रो के साथ कोई ऑपरेशन नहीं है, लेकिन ये आप देखिए प्रॉपर्टी ऐसा है कि दोनों रो में भी इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम में भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको अभी सॉल्व करा जाए तो आ रहा है 4 - 6 मतलब -2। और एक बार हमने कॉलम 1 इंटरचेंज, ये साइन ध्यान रखना, इंटरचेंज क्या किया हमने, इंटरचेंज नया डिटरमिनेंट बनाया। ये हमने कॉलम 1 2 को इंटरचेंज किया, 2 को इधर कर दिया और 1 3 उधर कर दिया। अब आप सॉल्व करेंगे, क्या होगा 6 - 4, रिजल्ट क्या आ गया 2। इस बार तो आंसर अलग आ गया, पहले -2 आ रहा था, इस बार 2 आ गया। तो आप डिटरमिनेंट में किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज ऐसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि आंसर अलग हो जाएगा। अगर आपको इंटरचेंज करना है, अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है इंटरचेंज करने की, तो आप इंटरचेंज करें, लेकिन बाहर क्या लगा दें, माइनस, मतलब आप साइन चेंज कर दें। तो यही प्रॉपर्टी नंबर 2 है। देखिए हम प्रॉपर्टी जो स्टेटमेंट बुक पे लिखा है उस पर नहीं जा रहे हैं, हमारा मेन मोटिव है कि आपको ये समझाया जाए कि क्या कर सकते हैं आप डिटरमिनेंट के अंदर, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप अपने तरफ से डिटरमिनेंट के अंदर कर सकते हैं। इससे डिटरमिनेंट के रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अब ये प्रॉपर्टी का कहना था कि डिटरमिनेंट के किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो आपको कुछ खास नहीं करना है, बस बाहर में डिटरमिनेंट के क्या लगा देना है, माइनस। जैसे एक और एग्जांपल, अगर मान लीजिए 1 2 3 2 3 1 और 3 1 ये डिटरमिनेंट एक बार है, और एक बार हमने क्या किया कि हमारा R1 है, हमारा R2 है, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं। R1 इंटरचेंजेस R2, इसका जरूर ध्यान रखिएगा कि R1 डायरेक्ट R3 से इंटरचेंज नहीं होगा, जब भी होगा तो बगल वाला होना चाहिए, चाहे कॉलम में हो चाहे रो में। C1 C2 से इंटरचेंज होगा, C3 से डायरेक्ट नहीं होगा। तो R1 R2 इंटरचेंज करने का मतलब 2 3 1 1 2 3 और 3 1 1, ये 2 3 1 को ऊपर भेज दिया, 1 2 3 को नीचे ले आए हम लोग, ठीक है। तो इतना करने के बाद बाहर क्या लगा देना है, माइनस। आप देखेंगे सॉल्व करने के बाद इसका आंसर -17 आ रहा है और इसका आंसर भी -17 ही आ रहा है। समझ पा रहे हैं बात को, कौन सा प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है। अब आप इस प्रॉपर्टी को समझ गए हैं, तो चलते हैं अब तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन बहुत ही फायदे वाला प्रॉपर्टी है जो अब आ रहा है। अब जो प्रॉपर्टी हमारे सामने है, थर्ड वाला प्रॉपर्टी, उसको देखिए। थर्ड प्रॉपर्टी का ये कहना है कि मान लीजिए 1 2 3 3 2 1 और यहाँ है 1 2 3। जब आप उस वीडियो को देख करके आएंगे तो वहाँ पर ऐसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस बताया गया है, कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर वैल्यूज डाले जाएंगे, जो कि आपको पहले वो देखना है, तभी ये समझना है। या फिर चलिए एक बार बता देते हैं क्या रूल था। ये फर्स्ट वाले रो को हमने यूज किया 1 2 3 प्लस माइनस प्लस। तो अगर हम 1 के पास लिखने वाले हैं तो 1 के कॉलम को बंद करेंगे, लेकिन उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये 2 1 2 3, ठीक है। इसके बाद आप एक बात समझिए यहाँ पे कि अगर आप 2 के पास वाले को लिखना है तो अब आप 2 के सामने वाले कॉलम को बंद करें, क्या बचेगा 3 1 1 3, क्योंकि ये तो
पूरा क्लोज हो ही चुका। ये 1 2 3 हमने यूज जैसे ही किया, और साइन हमेशा क्या लगाना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1 के सामने जब लिखना था तो हमने 3 1 को छोड़ करके बाकी चारों को लिखा। 2 के सामने जब लिखना था तो 2 के सामने वाला बंद करके हमने 3 1 1 3 को लिखा। तो 3 के सामने क्या करना पड़ेगा, 3 वाले को बंद करके और फिर किसको लिखना पड़ेगा, 3 2 1 2, मतलब जो बाकी चारों बच रहे हैं, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1 इंटू क्या होगा, यहाँ पे देखिए प्रोसेस आपको पता है, 6 माइनस 2 4 होगा। यहाँ देखिए 9 माइनस 1, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 8। यहाँ आ जाते हैं डायरेक्ट, देखिए 6 माइनस 2 क्या होगा, 4 होगा। सॉल्व कीजिए, 4 हो रहा है, माइनस 16 प्लस 12, 12 प्लस 4 16 माइनस 16, आंसर क्या आया, 0। तो ये तो वो प्रोसीजर है जो आपको वहां की वीडियो में बताया गया, लेकिन इस प्रोसीजर से इस क्वेश्चन को बनाने से बेटर है कि हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख दें, 0। अब डायरेक्ट 0 लिखें, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट में किसी भी 2 रो या फिर 2 कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो, मतलब सेम हो, तो उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 ही आता है। मतलब आप यहाँ पर R1 को देखें और R3 को देखें, हम इसको यहाँ से हटा लें, R1 और R3, आप नोटिस करो कि सारे एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, यहाँ भी तो 1 2 3 है, नहीं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स 0। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन मिले और आप इस प्रोसीजर से बनाओगे तो हम प्रोसेस हो गया, आपको प्रॉपर्टी लगाना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 0, ठीक है। और यहाँ लिखोगे सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल वर्ड का आप यूज करो तो बहुत आसानी से इसको हम 0 लिख सकते हैं। तो 3 प्रॉपर्टी आपको बताया, लेकिन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको पहले वो वीडियो ज़रूर देखनी है जो हमने 4.5 पढ़ाने से पहले बताया है, बेसिक ऑफ डिटरमिनेंट्स नाम से, वो मैट्रिक्स वाले प्लेलिस्ट के अंदर है, ठीक है। अब ये वाला जो तीसरा प्रॉपर्टी हमारा वो भी क्लियर हो गया। फर्स्ट में हमने सिखाया कि इंटरचेंज कर सकते हैं, सेकंड में हमने आपको बताया 2 रो या 2 कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तीसरा वाला हमने आपको बताया डिटरमिनेंट के किसी भी 2 रो या 2 कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल हो, सिमिलर हो, तो उस डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा 0 ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, हम नंबर 4 बताएंगे। नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 सुनने में तो बहुत अलग तरीके का है और जब बनाएंगे तो बहुत अलग तरीके से इसका यूज करेंगे। हम आपको दोनों बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। आप देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ 1 2 3 और 4 ये डिटरमिनेंट है। हम सॉल्व करने पहले आपको बताते हैं प्रॉपर्टी क्या बनेगा। 4 माइनस 6 क्या आया, -2, ठीक है। अब हमने ये किया कि R2 चेंज एज R2 प्लस 3R1, मतलब क्या किया हमने, ये आप पहले पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो हम R2 के एलिमेंट्स को बदलने वाले हैं, कैसे, R2 प्लस 3R1,
इस R2 का R1 कौन 1, ठीक, ये 3 तो ये 1। अब आप देखो कि ये 1 2 रहेगा, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, मतलब 3 + 3 6। अगर आप यहाँ 4 डालोगे तो यहाँ 2 डालोगे, 4 + 6 10, सॉरी 4 + 6 10। कैसे आया? ये 4 हमने यहाँ रखा तो ये 2 यहाँ रखा, 10 हो गया। सॉल्व क्या हो रहा है? 10 - 12 क्या हो रहा है? -2। रिजल्ट क्या आ रहा है? 10 - 12 -2। मतलब ये है कि हम जो यहाँ पर डिटरमिनेंट बना रहे हैं, हमने इसके वैल्यू में अपने तरफ से कुछ चेंज किया। क्या चेंज किया? कि R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें R2 को यूज कर दिया। कितना इंपॉर्टेंट है आप इस बात का अंदाजा लगाएंगे, देखिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम जगह आप यूज करेंगे। हमने डिटरमिनेंट में अपने तरफ से एक चेंज किया, पूरा R2 बदल दिया हमने R1 का वैल्यू लेकर के। क्या इससे रिजल्ट को कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो आप जब चाहें अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आप ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। सिर्फ रो में ही नहीं, कॉलम में भी कर सकते हैं कि कॉलम 2 चेंजेस, कॉलम 2 + 3 कॉलम 1, अगर आपको जरूरत 3 की है तो -3 कॉलम 1, ये भी कर सकते, जो आप करना है। लेकिन याद रहे कि अगर आप 1 को सेकेंड वाले रो के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो आप 3 ही यूज करें, 4 यूज ना कर लें। खैर ये तो आपको आना चाहिए पहले से, अगर आपने मैट्रिक्स में 3.4 बनाया है, ठीक है। और अगर आप नहीं पढ़े हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो ऊपर लिंक है, आप वहां जाकर के देखें, आई बटन पे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का, आप उसको देखें और समझें। बहुत ही अच्छा और इजी एक्सरसाइज है, सीबीएसई वालों के लिए तो खास इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हम डिटरमिनेंट में इस तरीके के चेंजेस कर सकते हैं, इससे डिटरमिनेंट के रिजल्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही बात? अब चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। अब आपको एक पॉइंट बता रहे हैं। हालांकि जो आपको अब तक 4 प्रॉपर्टीज बताए हमने, क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको। तो अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं। मान लीजिए 5 नंबर पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टी क्या है? चलिए एग्जांपल से फिर 1 2 3 4, और हमने Δ1 नया बनाया। इस बार हम इसमें मतलब कॉलम 2 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बताते हैं। 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम 2 में हम 2 मल्टीप्लाई किया। इसका आंसर क्या होगा? 4 - 6 - 2, ठीक है। 4 - 6 - 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 8 - 12 - 4। आप देखिए हमने इस डिटरमिनेंट में क्या अलग किया था कि एक कॉलम में, एक पूरे कॉलम में, कंप्लीट कॉलम में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया था। तो आंसर में देखिए 2 मल्टीप्लाई करके आया, 2 मल्टीप्लाई करके आया। अब ये प्रॉपर्टी का कहना है कि अगर डिटरमिनेंट के किसी पूरे रो या पूरे कॉलम में आप कोई कांस्टेंट अपने तरफ से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर भी उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ आ जाता है। यूज कैसे करना है ये हम बताते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लो क्या क्या है। अगर आपने डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अपने तरफ से कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ आएगा, जैसा कि यहां दिख रहा है कि पहले -2 था, -2 से क्या हो गया -4, आंसर भी 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ दिखा। कब? जब हमने कॉलम 2 में मल्टीप्लाई किया, किससे? 2 से। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? प्रॉपर्टी तो अलाउ नहीं करता। प्रॉपर्टी कहता है कि आप तभी अलाउ करो जब दोनों में रिजल्ट में कोई चेंज ना हो। तो क्या ऐसा करें कि रिजल्ट में कोई चेंज ना आए? यही बताने जा रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना ये चाहिए कि इसमें मान लीजिए कि आपको ऐसी जरूरत है कि अगर हम कॉलम 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें,
कॉलम 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो आप बिल्कुल कर दीजिए 1 3 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 8, लेकिन इसका आंसर अलग आ जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर में क्या लिख दीजिए 1/2। अब आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलम में ही कर सकते हैं, जिस रो में भी जरूरत पड़े वहां भी कर सकते हैं, पूरे रो में करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात? पूरे रो में करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट रो है 1 2, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 2 के लिए क्या हो गया 4, यहाँ पर तो 3 4 है। बैलेंस करने के लिए बाहर क्या लगाना पड़ेगा 1/2। समझिए बात को कि अगर हम बाहर 1/2 नहीं लगाएंगे तो क्या गलत हो जाएगा। अगर हम बाहर 1/2 नहीं लगाएंगे तो क्या गलत हो जाएगा। बाहर 1/2 लगा दिए, बैलेंस। जो आंसर -4 आना था, अब इसका आंसर 1/2 है और इनटू -4 है, तो आंसर फिर क्या आएगा -2 ही आएगा। तो यही चीज समझना है हमें कि हम डिटरमिनेंट के किसी भी रो में, प्रॉपर्टी क्या बोलता है उसको हटाइए, काम की बात, डिटरमिनेंट के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट में हम चाहें तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस करने के लिए बाहर भी लिखना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे हैं मल्टीप्लाई में से 2 मल्टीप्लाई करिए, लेकिन अगर मान लीजिए कभी डिवाइड करना हुआ तो बिल्कुल कीजिए। मान लीजिए कि आपको यहाँ 1 2 3 4 है, ठीक है, और आपको रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको इस कॉलम 2 में 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 2 से। आप कीजिए डिवाइड कॉलम 2 में 2 से, क्या हो जाएगा 1 3 और यहाँ पे जाएगा 1 2। आपने डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर 2 से, बाहर में क्या लगा, मतलब कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी ठीक, डिवाइड कर रहे हैं तो भी ठीक, सिर्फ बैलेंस करना जरूरी है। समझ रहे हैं बात को? बैलेंस करना जरूरी है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, अब इसको देखिए, अब एक लाइन बोलेंगे फाइनल लाइन, इसको यहां से हटाते हैं 20 से इसको हटाते हैं क्योंकि ये नहीं करना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे थे जो प्रॉपर्टी बोला है। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं, अब हम फाइनल लाइन बोलते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में, अलग सा है थोड़ा। डिटरमिनेंट के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम अपने तरफ से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब दिख रहा है आपको यहाँ पे, लेकिन बैलेंस करना होगा। डिटरमिनेंट के किसी भी, रिपीट कर रहे हैं, डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम चाहें तो अपनी तरफ से कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं। आप ये भी समझेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप ऐसा समझ रहे हैं कि हमने यहाँ डिवाइड किया। आप इस डिवाइड वाले को ऐसा क्यों नहीं समझ रहे कि हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला, लिख के बता रहे हैं आपको, देखिएगा 1 2 3 4। अब आप एक चीज देखो, 1 3, इसको हम 2 into 1, इसको 2 into 2 लिख सकते हैं। तो ये जो 2 है यहां पर भी है और यहां पर भी है, कॉलम 2 से पूरा 2 बाहर निकला, वी कैन टेक आउट, समझ रहे हैं, वी कैन टेक आउट ए कॉमन फैक्टर फ्रॉम ए रो और ए कॉलम। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि पूरे रो में आना चाहिए या तो पूरे कॉलम में। ऐसा नहीं कि एक में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, वैसा नहीं चलेगा। कॉमन आना है तो सब में रहना पड़ेगा, उस पूरे रो में या फिर उस पूरे कॉलम में। तो इस 2 को हम कहाँ निकाल सकते हैं, बाहर। आप नोटिस कीजिए, इसको ध्यान से देखिए एक बार। हमने क्या किया, ऐसा कह सकते हैं कि हमने 2 यहां से कॉमन निकाल लिया, किससे, कॉलम 2 से। मतलब आप सोच रहे हो इतनी सारी बातें हो गई हैं, इतना सारा बात कैसे याद रखेंगे। पहले तो वीडियो को 2 बार देखिए और जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट पंच है, सिर्फ वो याद रखिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, घुमा सकते हैं, रो को कॉलम बना सकते हैं, कॉलम को रो बना सकते हैं, पूरा इंटरचेंज।
प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर हम 2 रो या 2 कॉलम को सिर्फ इंटरचेंज करें तो बाहर क्या लगाना है, माइनस। डिटर्मिनेंट के किसी भी 2 रो या 2 कॉलम का सारा एलिमेंट आइडेंटिकल हुआ तो आंसर क्या होगा, 0। 3 नंबर। 4 नंबर आपको बताया था R2 चेंजेस R2 प्लस 3R1, या इस तरह का कोई भी चेंज आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरे रो या दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ अगर ऑपरेट करते हैं तो आप कर सकते हैं, इससे आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। ज्यादा बातें इसमें हुई तो इसके लिए भी आपको एक पंच से बता देते हैं जो आपको याद रखना है कि डिटर्मिनेंट में किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम कोई भी कांस्टेंट अपने तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई को आप ऐसे भी समझें कि आप 2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप 2 वहाँ से पूरा कॉमन भी निकाल सकते हैं अगर वो पहले से वहाँ प्रेजेंट है तो इस लाइन को ऐसे बोले थोड़ा कि जैसे जाता है वैसे ही आता है, मतलब जाता भी है कोई कांस्टेंट तो पूरे एक रो या एक कॉलम के पास, और आता भी है तब जब वो पूरे एक रो या एक कॉलम के पास होता है। तो जैसे जाता है वैसे ही आता है। समझ में आ रही बात? ये प्रॉपर्टी नंबर 5 था हमारा। इस प्रॉपर्टी नंबर 5 के पढ़ लेने के बाद एक बहुत अच्छा चीज आपको बता रहे हैं। थोड़ा पानी पीजिए। पॉइंट ऐसा है 1 2 3 4 3 2 2 4 6। आप नोटिस करो, इस क्वेश्चन को अभी हम आपको 2 तरीके से लिख के बताएंगे और बताएंगे कि ऐसा कब कैसा करना है आपको। देखिए, आप देखेंगे ये डिटर्मिनेंट आपको मिला सॉल्व करने के लिए, तो लॉन्ग प्रोसीजर से तो पहले नहीं बना। पहले तो आपको जो मेथड बताया गया वैसे नहीं, पहले आप प्रॉपर्टी लगाइए, इजी कीजिए क्वेश्चन को। तो आप देख रहे होंगे इस पूरे रो में 2 4 6 दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 3 2, इसको 2 into 1 2 into 2 2 into 3 लिख सकते हैं। और अभी अभी आपको जो प्रॉपर्टी बताए हैं एक्चुअली में ये कोरोलरी हो गया उसी का कि हम किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट में कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो बैलेंस करना पड़ेगा और हम वहां से कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालने के में कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पहले से है, लेकिन मल्टीप्लाई अलग से कीजिएगा तो बैलेंस करना पड़ेगा, डिवाइड अलग से कीजिएगा तो बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कॉमन निकाल रहे हैं कुछ बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। तो we take out 2 common from row 3, तो क्या होगा, ये 2 जो है बाहर निकल के यहाँ खड़ा हो जाएगा। 1 2 3 4 3 2 1 2 3। ठीक है, नोटिस कीजिए। अब आप इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखने वाले हैं, 0। क्यों 0 लिखा? प्रॉपर्टी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये देखिए ये 2 रो जो हैं R1 और R3 ये दोनों कैसे हो गए, आइडेंटिकल। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन में आप 10 बार प्रॉपर्टी यूज कीजिए, इजी बनाइए। तो कैसे 2 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो गया, कितने इजी वे में 2 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। बस कॉमन निकाला और हमने बना दिया। और अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? कि अगर यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिले या इस टाइप का, तो आप उसको ऐसे डिटेल में बनाएं और यहां लिखें कि सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन किसी बड़े क्वेश्चन का हिस्सा है, किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर है ये, तो वहां पर आप इसको इस तरीके से लंबा ना करें, डायरेक्ट इसको लिख दें 0। तो डायरेक्ट कैसे 0 लिख सकते हैं? रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे
R1 and R3 are प्रोपोर्शनल। वर्ड पे फोकस करना, यहाँ प्रोपोर्शनल और यहाँ क्या लिखा है, आइडेंटिकल। प्रोपोर्शनल मतलब होता है रेशियो सेम होना, अनुपात का समान होना। मतलब यहाँ तुम नोटिस करो 1/2, यहाँ देखो 2/4 और यहाँ देखो 3/6। इन सब का रेशियो कैसा है, 1:2, 1:2, 1:2। तो प्रोपोर्शनल लिख करके डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन किसी बड़े क्वेश्चन के बीच में कहीं मिला तो। अदरवाइज आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें। प्रॉपर्टी नहीं समझोगे, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। अगले दिन इस पे क्वेश्चन दिखाएंगे, लेकिन पहले प्रॉपर्टी का समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब आते हैं आखिरी प्रॉपर्टी पे, लास्ट प्रॉपर्टी पे। ठीक, तब तक इसको देखो थोड़ा। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं लास्ट प्रॉपर्टी। ओके, नाउ अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। एक और प्रॉपर्टी, ऐसे देखो मान लो छोटी छोटी बातें आते रहेंगी, तो हम क्वेश्चन के दौरान भी बताते रहेंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को तो बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है, देखना जरूरी है। और इस पे कुछ 2-4 क्वेश्चन जब हम अगले क्लास में बताएंगे तो और बातें क्लियर होंगी, तब भी हम प्रॉपर्टी और बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। अभी तक हमने देख लिया 5 नहीं 6 देख लिया, 6 नहीं 7 देख लिया। कैसे? पहला, घुमा सकते हैं, इतना ही याद रखना है, मतलब रो को इंटरचेंज करके कॉलम, कॉलम को इंटरचेंज करके रो। नंबर 2 पे हमने देखा 2 रो या 2 कॉलम अगर इंटरचेंज करेंगे तो बाहर क्या लगाएंगे, -3। आइडेंटिकल होगा तो 0 हो जाएगा, पूरा नहीं बोल रहे हैं। 4, रो कॉलम कोई भी चेंज कर सकते हैं दूसरे रो और कॉलम के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके। 5, जब 5 पढ़ा तो 5 के अंदर 3 देख लिया। पहला कि जो स्टेटमेंट लिखा रहता है बुक पे कि गेट्स मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, अगर हमने मल्टीप्लाई अपनी तरफ किया तो आंसर में चेंज आ जाएगा, तो उसको अगर दिमाग से निकाल भी दो। ये याद रखो कि हम लोग डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई कांस्टेंट अगर अपने तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस भी हमें करना पड़ेगा बाहर में उसको। अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर 1/2 लिखेंगे, अगर 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर में 2 लिख देंगे, बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद एक था कि हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालने में आपको बताया, और एक क्वेश्चन बना करके दिखाया आपको अभी कि कैसे 2 अलग अलग टाइम पर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से हैंडल करना है। लास्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि अगर कोई डिटरमिनेंट मान लीजिए इस तरीके से लिखा है a1 + λ1, a2 + λ2, a3 + λ3, b1 b2 b3 c2 c3। इस डिटरमिनेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं, इससे आंसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। λ1 λ2 λ3 b1 b2 b3 c1 c2। तो आप देख रहे होंगे कि हमने फर्स्ट रो में जहां पर 2 एलिमेंट्स थे तो हमने 2 डिटरमिनेंट बना दिए। अगर 3 एलिमेंट होगा हम 3 डिटरमिनेंट बना देंगे। समझ रहे हैं बात को आप? क्वेश्चन बनाते हैं आप इसको देखेंगे। चलिए काम करते हैं, क्वेश्चन आपको बना कर दिखाते हैं और जाते जाते एक क्वेश्चन बना कर दिखाते हैं और ये बताते हैं कि फिर एक बार कैसे हम लोग सॉल्विंग करेंगे। ये प्रॉपर्टी आप समझ गए हैं, सारे प्रॉपर्टी हमने डील कर दिए हैं बहुत आसानी से। आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, समझिए। और जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले आपको बेसिक ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे जा करके मैट्रिक्स के अंदर। अगर मान लीजिए किसी में 2 है, 2 डिटरमिनेंट बनाए, हो सकता है कि किसी में 3 होता, उसको भी 3 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते जाते एक क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन जरूरी नहीं कि एक तरीके से बने,
डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना है। बोला सॉल्व। अब प्रॉपर्टी आपको तो 6, 7, 8 पता है, इसमें कौन सा लगेगा, कब कौन सा लगेगा, यही तो सोचना है। तो आप एक चीज देखो कि ऐसा प्लस है तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, सबसे पहले दिमाग में यही आता है। लेकिन हर बार ये फायदा देगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन होगा, अगले क्लास से क्वेश्चन होगा, बस जाते जाते एक एग्जाम्पल और दिखा के जा रहे हैं। तो हम इसको ब्रेक अगर कर दें, ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ एक्स वाई जेड और ए बी सी, ब्रेक कर दिया हमने डिटरमिनेंट को, क्योंकि प्रॉपर्टी हम जानते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। अब तुम डायरेक्ट इसको 0 लिखो और इसको भी 0 लिखो बिना सॉल्व किए। यहां रीजन देंगे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। R1 और R3 को देखो आइडेंटिकल है, यहां देखो R1 और R2 आइडेंटिकल है, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। तो आंसर क्या हो गया? 0। अगर आप इसको बेसिक मेथड से बनाओगे, प्लस माइनस प्लस लेफ्ट 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 करके, बहुत लंबा बनेगा। मगर प्रॉपर्टीज से बहुत इजी वे में सॉल्व हो गया। तो आपको प्रॉपर्टी पहले बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आप प्रॉपर्टी को समझें, उसको देखें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। प्रॉपर्टीज को ही पहले 2 बार देखना है, क्योंकि अब मैथ्स 2 दिन के बाद आपके सामने आएगा फिर वीडियो, तो तब तक आप इन सबको देखें, समझें, बनाएं, और फिर हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन आगे करेंगे। अच्छे से 2-3 बार 4 बार इस प्रॉपर्टीज को देखो। ओके।